बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 6 में हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता थ्योरी पढ़ेंगे, प्रायिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई कोर्स में भी और एमपी बोर्ड के कोर्स में भी। तो यहाँ हम, चूँकि आपको उसको पढ़े हुए काफ़ी लंबे समय हो गया, हम बहुत सी बातों को रिकॉल करेंगे, मतलब आपका रिवाइज कराएंगे। तो वास्तविक रूप में प्रायिकता का सिद्धांत है, जो रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया, उसमें हो रही घटनाओं को रैंडमली, रैंडम जो वर्ड है, रैंडमली मतलब हम किसी विशेष को सिलेक्ट ना करते हुए किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकें, तो उसे हम कहते हैं रैंडम। तो हिंदी में वर्ड है उसके लिए यादृच्छिक। हिंदी में चूँकि बहुत कठिन शब्द है, इसलिए रैंडम शब्द का ही उपयोग ज़्यादा करना ठीक होगा। तो रैंडमली हम वास्तविक घटनाक्रमों को गणितीय मॉडलों से, मैथमेटिकल मॉडल्स के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपने कॉइन है ना, सिक्के, मतलब सिक्के कौन से, अनबेस्ड कॉइन, इनको आपने टॉस किया होगा। डाई जिसमें कि फेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, अनबेस्ड, अनबेस्ड मतलब किसी विशेष तरफ ये डाई ना गिरे, ऐसे सिक्के के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ एजम्पशन होते हैं, जैसे सिक्के को हम उछालेंगे तो जो उसमें जो प्रोबेबिलिटी की एजम्पशन होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, 3 परिकल्पनाएं होती हैं। जैसे कि सिक्कों को हम उछालेंगे तो सिक्का जो है अनबेस्ड होना चाहिए, मतलब किसी एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सिक्कों को हम उछालेंगे तो वो नीचे वापस भी आएगा, मतलब ऊपर के ऊपर रुक नहीं जाएगा, मतलब ग्रेविटी होना चाहिए, है ना। और नंबर 3 कि सिक्कों को हम उछालेंगे तो खड़ा नहीं गिरेगा, क्योंकि खड़ा गिरने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कि हेड भी नहीं आएगा और टेल भी नहीं आएगा। तो 3 बेसिक असम्पशन होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कॉइन को टॉस करने के लिए। तो मुख्य रूप से यहाँ आप देखेंगे प्रॉब्लम्स होते हैं, सिक्के पर आधारित होते हैं। डाई जो पासा है आपका, जिसमें 6 फलक होते हैं, उस पर आधारित होते हैं। या प्लेइंग कार्ड्स पर होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, तो उन पर आधारित होते हैं। और भी होते हैं प्रॉब्लम्स, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इसे जनरली थ्रू आउट द चैप्टर किसी भी एक्सपेरिमेंट को, घटना को ई से बताएंगे, है ना। तो जैसे हमने सिक्के को उछाला तो 2 घटनाएं घट सकती हैं, आइदर हेड और टेल। या हम पासे को फेंकेंगे जिसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 घटनाएं होंगी। पासे पर अपर फेस या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या एंड सो ऑन अप टू 6 आएगा। तो जैसे हमने पासे को फेंका तो चूँकि 6 घटनाएं होती हैं, तो इसे हम सैंपल स्पेस एस से बताएंगे। और सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। और यदि सिक्कों को फेंकेंगे तो उसको सैंपल स्पेस बताएंगे हम एस से बताएंगे। हमने दोनों में चूँकि अलग अलग दिखे आपको, इसलिए हमने S1 S2 ले लिया। जनरली किसी प्रॉब्लम में जब आएगा तो सैंपल स्पेस ज़्यादा होगी तो हम वैसा नोटेशन ले सकते हैं। तो दूसरी बात कि अब ये 1 2 3 4 5 6 हैं, जो इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं, प्रतिदर्श बिंदु भी कहते हैं। सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल्स के प्रतिदर्श बिंदु होंगे। तो अलग अलग घटनाओं में, जैसे आप ताश की गड्डी को फेंक रहे हैं, है ना, बैल सफल टाइप को, तो उसमें जो उन्होंने आउटकम्स की बात की, उन्हें हम सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। तो सैंपल पॉइंट्स बच्चों आप समझ गए होंगे, या आपने पहले कक्षा में भी पढ़ा हुआ। या फेस पे जो आ रहा है उसे हम इवेंट कहेंगे, घटना कहेंगे। तो सैंपल स्पेस के जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, ये इसके इंडिविजुअल सेट, सबसेट भी बनाते हैं। तो इसका कोई भी सबसेट होगा नॉन एम्प्टी। जैसे हम देखें कि S1 का सबसेट कौन सा होगा, 5 भी है, जब इनमें से कोई घटना नहीं घट रही है। सिंगलटन सेट H भी है, एकल समुच्चय T भी है, और S1 खुद है, मतलब H और T दोनों को मिला के जो बनता है। ये सभी सबसेट किसके हैं,
एस बन के हैं, तो घटनाएं मिलके भी घट सकती हैं। हम आगे पढ़ेंगे, कंपोजिट इवेंट पढ़ेंगे, कंपाउंड इवेंट पढ़ेंगे, सिंपल इवेंट्स पढ़ेंगे। तो जहाँ तक नोटेशन की बात है, हम इवेंट्स को जो नोटेशन लेंगे थ्रू आवर स्टडी, इनको हम E1, E2 एट्सेट्रा EN इवेंट्स को हम ई से बताएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मान लीजिए कोई ई घटना है तो ये हुआ P लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता को हम P से दर्शाएंगे। अब अलग अलग हमें घटनाएं दिखते हैं, जैसे इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब ऐसी घटनाएं जिसकी मतलब किसी हम एक घटना को प्रेफरेंस नहीं देते, वरीयता नहीं देते कि घटना E1 को हम ज़्यादा वरीयता दे दें, घटना E2 को कम दे दें। मतलब दो या दो से अधिक घटनाएं होंगी तो इक्वली लाइकली इवेंट से मतलब ये है घटनाओं को घटित होने के लिए बराबर चांस हैं। जैसे हमने सिक्कों को छाला तो या तो हेड मिलेगा या टेल, तो हेड और टेल आने के लिए बराबर चांस हैं। ये डाई को हमने फेंका 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ किसी एक फेस को आने के लिए बराबर चांस हैं। लेकिन यदि हम डाई के केस में देखें कि 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, यदि हम इवन घटना मान लें कि आउटकम है, उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है सिक्कों को उछालने पर, डाई को उछालने पर, तो उसका अपर फेस इवन नंबर हो। इवन नंबर्स क्या हैं? 2 4 6 हैं। मान लीजिए दूसरी घटना हमने ली कि नंबर 3 से डिविजिबल हो, पहली घटना नंबर 2 से डिविजिबल हो या इवन नंबर हो, तो इनके लिए इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि ये जो है 2 सैंपल पॉइंट से बनी है और ये तो ये दोनों घटनाएं इक्वली लाइकली नहीं है। फेवरेबल इवेंट्स, जैसे हम कहें कि डाई को हमने उछाला और ये हम ज्ञात करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, तो इसके लिए जो आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे आपको 2 मिले, 4 मिले या 6 मिले, तो हम कहेंगे घटना E1 के लिए ये फेवरेबल इवेंट्स हैं। ओके, फेवरेबल से मतलब जो घटना के पक्ष में घटित हो रही हैं, तो ये फेवरेबल केसेस जो हैं E1 के लिए हैं, वो 2 मिले या 4 मिले या 6 मिले। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, घटना E1 के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उन्हें हम कहते हैं N-E1 से डिनोट करेंगे। और जैसे इस केसेस में आपके लिए 3 है, जबकि घटना E2 के लिए जो फेवरेबल केसेस हैं, अनुकूल परिस्थितियां, वो 2 हैं। तो ये फेवरेबल केसेस हुआ। ऐसे हम अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए फेवरेबल केसेस अलग अलग हमें निकालने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, है ना, हमें सैंपल स्पेस निकालना है, हमने 2 डाई को फेंका। ओके, एक डाई में फेसेस क्या होंगे? 1 to 6 होंगे, दूसरी में भी क्या होंगे? 1 to 6 होंगे। तो इन डाइस को थ्रो करने पर जो आपके लिए सैंपल स्पेस मिलेगी वो क्या होगी, है ना। तो देखिए डाई में कितने फेसेस होते हैं? 1 2 4 5 6 होते हैं। ओके, तो ये मान लीजिए डाई 1 है आपकी, डाई 2 आपकी है, इसमें भी इक्वली मतलब जो इक्वल फेसेस होते हैं ये हैं। तो इनके लिए जो सैंपल स्पेस होगी इन दोनों के, मान लीजिए सेट आपका ए है, बोथ आर सेम, सो ए क्रॉस ए से आपको सैंपल स्पेस मिलेगी। सैंपल स्पेस मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट डाई पे 1 मिला, सेकंड डाई पे 1, देन 1 2 एंड सो ऑन 1 6। सिमिलरली 2 1, फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड पर 1 2 2 एंड सो ऑन 2 6। इसी को आप कंटिन्यू करेंगे 3 1 2 3 6।
ओके 4 1 4 2 2 4 6 5 1 5 2 2 5 6 एंड 6 1 6 2 से लेके दोनों फेसेस आपको 6 6 मिले। तो आप देखिए सभी रोज़ में कितने हैं, 6 पेयर्स हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए, 6 × 6 मतलब 36 आपको होंगे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस। इसको हम स्मॉल एन एस से दिखा सकते हैं या कैपिटल एन ब्रैकेट में एस से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे, 36 होंगे। तो मान लीजिए जैसे हम और छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि इन ए टॉस ऑफ ए फेयर डाई, इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए फेयर डाई। बिल्कुल बेसिक कोर्स से हम स्टार्ट हो रहे हैं जिससे कि आप अपना पूरा कोर्स रिकॉल कर सकें। नंबर 1 सैम्पल स्पेस दैट इट इज एज। जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस पर होंगे 6 फेसेस आएंगे, इन्हें हम सैम्पल पॉइंट्स भी कहते हैं। अब ये बात करनी थी कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवेंट मतलब हम कोई घटना ले रहे हैं। कौन सी घटना, कि हमें डाई को फेंकने पर हमें उसका अपर फेस एक सम संख्या मिले, इवन नंबर। इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो मान लीजिए आपका इवेंट ये इवन है, तो इवन नंबर्स हुए 2 4 6, केवल 3 मेंबर्स होंगे। थर्ड इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मिले तो उसके लिए जो आपका इवेंट E2 हुआ 1 3 5, ये आपके इवेंट हुआ, सैम्पल पॉइंट्स 1 3 5 होंगे। यदि कहा जाए कि इवेंट ऑफ ग्रेटर देन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, तो चूँकि ग्रेटर देन 3 कितने नंबर्स हैं, 4 5 6। तो जैसे बच्चों क्वेश्चन में कहा जाता है उस हिसाब से आप उसके सैम्पल पॉइंट्स बनाते हैं। मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि 2 कॉइन के लिए हम टॉस करते हैं, ठीक। तब उनके लिए सैम्पल स्पेस क्या होगी, जैसे आपका फर्स्ट कॉइन पर H आया, सेकंड पर भी H आया, ठीक। फर्स्ट कॉइन पर H मिला, सेकंड पर T मिला, फर्स्ट कॉइन पर T, सेकंड कॉइन पर H मिला, और दोनों कॉइन पर T मिला। ओके, तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये होंगे आपके सैम्पल स्पेस यदि हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। अब ये तो हुए आपके सैम्पल पॉइंट्स। कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे, 2:2 ना, 4 पॉइंट्स होंगे। अब इसमें आप जैसे इवेंट बना सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट इवेंट है कि हेड ऑन द अपर फेसेस ऑफ बोथ कॉइन्स, मतलब दोनों सिक्कों पर अपर फेस हेड मिले। तो देख रहे हैं कि आप केवल एक सैम्पल पॉइंट है H, जिसमें कि फर्स्ट कॉइन पर भी H मिल रहा है, सेकंड पर भी मिल रहा है। अगला आप देखना चाहेंगे हेड ऑन वन एंड टेल ऑन द अदर। मान लीजिए एक फेस पर आपको हेड मिले और दूसरे पर आपको टेल मिले। तो मान लीजिए हमने इसको इवेंट को कहा E2, तो एक फेस पर हेड मिले और दूसरे पर टेल। तो देखिए इन दोनों में क्या है कि इन सैम्पल पॉइंट्स में एक फेस पर हेड मिल रहा, सेकंड फर्स्ट कॉइन के फेस पर हेड मिल रहा, सेकंड पर टेल मिल रहा। यहाँ पर फर्स्ट कॉइन का जो फेस आ रहा है टॉस करने के बाद वो टेल आ रहा है और सेकंड का हेड आ रहा। तो ऐसे हम सैम्पल पॉइंट्स के बेस पर इवेंट बनाते हैं कि इवेंट हमारी कौन है, घटना में कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे। अब ये कहें मान लीजिए कि कम से कम एक घटना मान लीजिए हमने ले ली कि एटलीस्ट 1 हेड, मतलब डाई को हमने थ्रो किया दोनों डाई को और एटलीस्ट हमें एक हेड मिले। तो कम से कम एक हेड मिले। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पर दोनों हेड मिल रहे हैं, सेकंड पॉइंट HT में एक हेड मिल रहा है और थर्ड पॉइंट पर
एक हेड मिल रहा है, चूँकि फोर्थ में नहीं मिल रहा तो इवेंट E3 में ये फोर्थ पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो ये इसके सैम्पल पॉइंट्स के बेस पर सैम्पल स्पेस बनाएंगे और उसके चूँकि इवेंट्स में जैसी बात की होगी उसके आधार पर हम इवेंट के लिए अलग सैम्पल पॉइंट्स बनाएंगे। अब आपने बहुत से इवेंट्स पहले पढ़े होंगे, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट मतलब ऐसी घटना, मतलब ऐसे इवेंट को घटना दर्शाने वाला कोई सेट होगा जिसमें केवल सैम्पल स्पेस से एक ही पॉइंट हो। जैसे मान लीजिए सैम्पल स्पेस एस है और इसके सैम्पल पॉइंट्स हैं E1, E2 एंड सो ऑन En है। तो मान लीजिए कि हमने जो कोई भी इवेंट लिया उसके लिए केवल एक ही पॉइंट आ रहा है AI, मान लीजिए सिंगलटन सेट है तो AI एक साधारण घटना है और इसमें सैम्पल स्पेस S का केवल एक ही मेंबर है, वो कौन? AI, आई मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट, जब एक से अधिक घटना है, मतलब किसी एक घटना को हम किसी सेट से द्वारा बता रहे हैं, सैम्पल स्पेस के एस के सबसेट से, और उसमें एक से ज़्यादा इवेंट हों। मान लीजिए हम कहते हैं कि एक घटना E1 है और एक घटना E2 है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 है। तो ऐसी घटनाओं को हम संयुक्त या जो दो घटनाएं एक साथ मिलके घटित होती हैं। जैसे हम कहें कि हमने डाई को फेंका, अपर फेस जो है वो उसमें जो हमें संख्या मिल रही है वो या तो E1 नंबर हो या संख्या 3 से अधिक हो। तो 3 से अधिक 4 है और 6, ये E1 नंबर भी है और 3 से अधिक भी है। तो जो मिलके घटनाएं घटती हैं उन्हें हम कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपने पिछली क्लासेस में मैथमेटिकल क्लासिकल डेफिनेशन भी देखी है प्रोबेबिलिटी की। मैथमेटिकल क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब उसमें आप देखेंगे कि आपने फेवरेबल केसेस की बात की कि किसी इवेंट E के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, मतलब घटना E घटित हो रही है इसके पक्ष में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। तो मान लीजिए कि घटना E जो है A विधियों से घट सकती है, और मान लीजिए घटना E जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं E बार, इतने तरीक़ों से नहीं घट सकी N बार, मतलब मान लीजिए घटना B तरीक़ों से नहीं घट सकती। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में यदि हम कोई इवेंट लेते हैं तो यदि A तरीके से घट पाता है और B तरीके से नहीं घट पाता है तो N कितना होगा टोटल बच्चों? A प्लस B होगा। तो प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस to event E by total cases। टोटल केसेस को हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, मतलब संपूर्ण स्थितियों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। मतलब ये हो गया N। तो यहाँ हम देखेंगे कि घटना E के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उन्हें हमने NE से दर्शाया और टोटल केसेस के लिए N से। तो प्रोबेबिलिटी हो गया आपकी, चूँकि अनुकूल परिस्थितियाँ A है और टोटल केसेस A प्लस B हुआ, ये घटना E के घटित होने की प्रायिकता आपको प्राप्त हुई। और घटना E के घटित ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ आप नंबर ऑफ
अनफेवरेबल केसेस जाएंगे। टू इवेंट E by number of total cases are exhaustive cases, मतलब कुल कितनी तरीके से घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसी घटनाओं की संख्या जो ई के लिए अनफेवरेबल हैं बाई टोटल केसेस, यू आर बी बाई ए प्लस बी। और देखेंगे नाउ probability of E plus probability of E bar, मतलब complementary event is A by A plus B plus B by A plus B। सॉरी, ये प्लस साइन नहीं लिखा हमने, यहाँ इक्वल रख दिया था, तो इसको हम प्लस से चेंज करते हैं। सो दिस इज A प्लस बी बाय A प्लस बी, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी किसी घटना के घटित होने की अथवा दूसरे केस प्लस घटित ना होने की। तो जनरली इसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटना के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इम्पॉसिबल इवेंट्स भी कहते हैं, मतलब जो घटनाएं कभी नहीं घट सकती हैं। जैसे कि आप कहें कि सूर्य पश्चिम से उदित होगा कल, सनराइजेस फ्रॉम द वेस्ट टुमारो, सनराइजेस फ्रॉम द वेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और सर्टेन इवेंट, मतलब जिन घटनाओं को घटनी है, कि हमने कहा कि टुडे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो इट विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो आज यदि सूर्य पूर्व से उदय हुआ तो इस बात की प्रायिकता क्या है, कल भी पूर्व से उदय होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट सर्टेन इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। अब एक दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे, एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल। आप statistical definition of probability, statistical definition of प्रायिकता की सांख्यिकी या अनुभाविक, है ना, अनुभाविक डेफिनेशन भी कहते हैं। तो देखिए, यदि हम हेड और टेल सिक्कों को उछालने प्राप्त करते हैं, यदि हम 10 बार उछालेंगे तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5 बार आपको हेड मिले और एग्जैक्टली 5 बार आपको टेल मिले, लेकिन संख्या को जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स n, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में n इज़ वेरी लार्ज। मान लीजिए हम लाखों बार सिक्के उछाल रहे हैं, है ना, और भी हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो यदि किसी घटना के लिए सेकेंड है, कोई भी घटना हो सकती है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी p है, तो आप देखेंगे कि जो इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे p इंटू n होंगे। कैसे? चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड E बाय टोटल केसेस। अब p को हमने लिया p स्मॉल p, तो आपको नेचुरली यहाँ मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस p इंटू n। सो लिमिट p इंटू n डिवाइडेड बाय n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो ये आपको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी p। तो जब केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनाइट, है ना, इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं।
तो फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं कि प्रोबेबिलिटी P ऑफ एनी इवेंट EI इज ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल I इक्वल 1 to N। यदि ये अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मान लीजिए फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी E1 है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी E2 है और सो ऑन, nth की प्रोबेबिलिटी En है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये शब्द भी आपने देखा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब परस्पर अपवर्जी घटना है, मतलब जो एक दूसरे से मिलके घटित नहीं होती हैं, और एक यदि घटित होती है तो दूसरी घटना नहीं घटित होती है। तो इन सभी की प्रायिकताओं का योग होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एक से अधिक नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 1 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। कॉम्प्लीमेंट भी आपको बहुत आवश्यक होगा आगे देखना। तो हमने इस प्रकार ये देखा कि 10 0 इज लेस इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट E इज लेस इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी जब किसी घटना की 1 होगी तो उसे हम सर्टेन इवेंट कहेंगे, मतलब निश्चित घटना कहेंगे, और यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 मतलब उसे कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, असंभव घटना है। तो कुछ हम न्यूमेरिक एग्जांपल भी हम देखते हैं कि मान लीजिए ए बैग कंटेन्स, मतलब एक थैले में मान लीजिए 5 वाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। मतलब किसी थैले में यदि 3 प्रकार की गेंदें हैं, 5 सफ़ेद हैं और 7 लाल गेंदें हैं और 4 काली गेंदें हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मान लीजिए कि हमें इसमें से 3 गेंद निकालना है रैंडमली, मतलब बिना देखे हुए एक थैली में मान लीजिए ये गेंदें हैं और उनमें से हमें गेंदें निकालना है, और मान लीजिए हमें निकालना 3 गेंद निकालना है रैंडम, मतलब 3 गेंद हमें निकालना है थैली में से। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल वाइट, मतलब उन गेंदों में से सभी गेंदें सफ़ेद हैं। तो पहले तो देखिए आप टोटल बॉल्स क्या हैं आपके पास, 5 + 7 + 4 16 है। अब 16 बॉल्स को आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं? ओके, तो नंबर ऑफ टोटल केसेस फॉर इवेंट ई, मान लीजिए सफ़ेद गेंद निकलने की घटना आपकी ई है, तो टोटल कितने तरीके से निकाल सकते हैं? तो आप 16 गेंदों में से 3 गेंदों को 16C3 तरीके से निकाल सकते हैं। दैट इज 16 × 15 × 14 बाई फैक्टर 3 × 2 × 1, सो दैट इज 560। अब आपको जो फेवरेबल केसेस, ये हमने लिखा नंबर ऑफ टोटल केसेस, मतलब इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब आप निकालिए कि आपकी घटना क्या है, सफ़ेद गेंद निकालना, और तीनों गेंद सफ़ेद निकलना चाहिए। तो आपके लिए फेवरेबल केसेस क्या होगा कि 5 गेंदों में से ही 3 गेंद हम सेलेक्ट करें। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3, सो दिस इज़ 5 × 4 × 3 बाई 3 × 2 3 × 2 × 1, तो ये मिला आपको 10 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, घटना ई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, तो दिस इज 10/560, दैट इज आंसर इज 1/56। फिर भी क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्वेश्चन बड़े होते हैं इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप बोल रहे हैं तो ऑडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक बैग है आपके पास, एक थैला है जिसमें 5 सफ़ेद गेंद हैं, 7 लाल गेंद हैं और 4 काली गेंदें हैं। इन टोटल बॉल्स में से टोटल कितने हैं? 16 बॉल हैं। हमें
रैंडमली 3 बॉल निकालना है बिना देखे हुए, तो ये 3 बॉल निकलती हैं जो वो तीनों सफ़ेद हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब इवेंट आपको ये क्लियर हुआ कि जो आपका 3 बॉल निकालेंगे वो तीनों वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो 16 में से टोटल बॉल 16 हैं, 3 निकालना है, तो तरीके हो सकते हैं 16C3। 5 वाइट बॉल में से ही निकले, और चूँकि 3 बॉल निकल रहे हैं तो ये होंगे 5C3 तरीके से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपने देखा है पिछली क्लासेस में भी, हमने सब रिकॉल कराया है। P इज़ NE/N, सो आंसर इज़ 1/56। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में भी। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स हैं, पैक ऑफ कार्ड्स और पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ओके, प्लेइंग कार्ड्स कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी है ना, ताश की गड्डी है ना। तो ताश की गड्डी में क्या होता है, पहले तो हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 कार्ड्स में अलग अलग कलर होते हैं, है ना। जिससे आपका एक होता है आपका स्पेड, ओके, हुक्म का पत्ता होता है ना, स्पेड जिसको आप हुक्म का पत्ता कहते हैं। इसके 13 पत्ते होते हैं, है ना। कुल कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? 13 कार्ड्स होते हैं हुक्म के। इसके बाद आपके पास हार्ट होता है जिसे आप लाल पान कहते हैं। मतलब ये जो है ना ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन से यदि ताश की गड्डी से आए तो आप कहते हैं हम तो कभी खेले नहीं हैं। नहीं खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जैसे लाल पान के 13 पत्ते होते हैं। इसके अलावा जैसे आपका डायमंड है, डायमंड मतलब जिसको आप ईंट कहते हैं ना, ईंट का पत्ता, उसके भी 13 पत्ते होते हैं। और उसके बाद जो एक क्लब कार्ड, क्लब मतलब चिड़ी का पत्ता, है ना। तो ऐसे कुल 52 पत्ते होते हैं, टोटल हो गए 52। अब हर उसमें कलर में एस होता है ना, जिसे आप इक्का कहते हैं। ओके, किंग होता है जिसे आप बादशाह कहते हैं, बादशाह। क्वीन, बेगम, ये सब आपको इसलिए मालूम होना चाहिए कि बेल जैसे आपकी ताश की गड्डी से संबंधित सवाल आएंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसे हम गुलाम कहते हैं। बाकी 10 को 10 कहेंगे, 9 कहेंगे, 8 कहेंगे और 2 कहेंगे, है ना। दहले के लिए 10 कहते हैं, सो ऑन। तो ये सब ऐसा रहेगा। तो आपके देखेंगे कि हर कलर में एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा और 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 इन ईच कलर। ओके, इस डिनोमिनेशन भी कह सकते हैं कि स्पेड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, क्लब में भी होगा। तो ये आपको इसका क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए कि ताश की गड्डी कैसे बनती है। तो यहाँ से आके अब हम एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक बेल सफल पैक ऑफ कार्ड में से 3 रेड और 3 ब्लैक कार्ड्स निकले। तो स्पेड का कलर ब्लैक होता है और क्लब का कलर, चिड़ी का कलर ब्लैक होता है, और हार्ट और डायमंड ये लाल कलर के होते हैं। तो आपसे कहें कि हमें 6 पत्ते निकालना है और 6 पत्ते में से 3 लाल कलर के होना चाहिए और 3 काले कलर के होना चाहिए। अब देखिए टोटल रेड कलर कितना हो गया? रेड कलर 13 + 13 = 26 हुए। इसी प्रकार ब्लैक कलर ये भी 13 + 13, मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग रेड कलर। और ये
नंबर ऑफ कार्स हैविंग ब्लैक कलर, ये भी 26 हुए। अब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड एंड 3 आर ब्लैक, सॉरी 3 आर ब्लैक कार्ड्स। हम 6 ड्रॉ कर रहे हैं ना, 3 आर रेड एंड 3 आर ब्लैक कार्ड्स। तो आप ये देखेंगे 52 कार्ड्स में से 6 को हमें निकालना है, तो कुल तरीके क्या होंगे 52 6 होंगे। और लेकिन रेड कार्ड्स हमें निकालना है आउट ऑफ 26 और ब्लैक कार्ड भी निकालना है आउट ऑफ 26। मान लीजिए हमारे इवेंट E1 है, तो टोटल केसेस फॉर इवेंट E1 को हम लिख सकते हैं NE। ओके, तो ये तो अपन फेवरेबल केसेस के लिए लेते हैं, तो सॉरी इसको हम अनड्यू करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल केसेस फॉर इवेंट E इज़ 52 6 से C6। अब इवन घटना क्या है कि आपको आउट ऑफ 26 3 आपको ब्लैक कार्ड्स निकालना है, और इसके तरीके होंगे 26 C3 और आउट ऑफ 26 3 ब्लैक भी निकालना है। तो इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर E1 होगी 26 C3 इंटू 26 C3 बाई 52 C6। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। यदि कहें 3 आर किंग्स एंड 3 आर क्वींस, मान लीजिए दूसरी इवेंट है आपका कि 3 आर किंग्स एंड 3 आर क्वींस, मतलब 3 जो हैं वो बादशाह निकले और 3 आपकी रानियाँ निकले। रानी मतलब बेगम जिसको कहते हैं। तो अब आप देखिए टोटल 4 तो किंग्स होते हैं, बादशाह होते हैं, 4 रानियाँ होती हैं। तो इस घटना E2 के लिए मान लीजिए घटना आपकी है E1 पहली वाली और दूसरी घटना है E2, तो इस घटना के लिए N तो आपको वही रहेगा, 6 कार्ड से में निकालना है, तो N 52 C6 ही रहेगा। घटना E1 के लिए अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, अनुकूल परिस्थिति कितने होंगी। चूँकि 4 बादशाह में से हमें निकालना 3 है, तो इनको निकाल सकते हैं 4C3 तरीके से, और 4 रानियाँ भी हम 4C3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए सॉरी इसको हमने E2 कहा है, तो हम इसको 1 की जगह 2 कर देते हैं, गलत लिखा था हमने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अनुकूल परिस्थितियाँ E2 के लिए बटे कुल परिस्थितियाँ, तो 4C3 इंटू 4C3 बाय 52 C6, इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने के जो आपने तरीके पहले देखे हैं, आसान तरीके हैं। कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं जो इनसे अलग हों, कि लीप ईयर जानते हैं आप, लीप ईयर मतलब कितना होता है, लीप ईयर कॉन्टेंस, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, 366 डेज, ओके, आर 52 7 से डिवाइड करें 2/7 वीक्स, ओके, इतने सप्ताह होते हैं इसमें। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि हमें दोनों जानकारी मिल गई कि लीप ईयर जो है जिसमें एक दिन अधिक होता है, इसमें इट कॉन्सिस्ट ऑफ 366 डेज। तो लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा या नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर जो लीप ईयर नहीं है तो उसमें 365 दिन होंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। मतलब मान लीजिए हमको एक लीप ईयर चुनते हैं रैंडम, कोई भी लीप ईयर, ऐसे नहीं कि आप 2020 चुन लें, 2016 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसा बस जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो आप लीप ईयर यदि चुनते हैं तो लीप ईयर में जो आपका
लीप ईयर होगा उसमें 53 संडेज हों। भाई 52 तो आपके कंप्लीट वीक्स हो गए। इन कंप्लीट वीक में देखेंगे 7 दिन होगा, मंडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सोमवार से लेके रविवार तक 7 दिन होंगे। लेकिन जो आपके 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे ये कौन से दिन होंगे, ये इसकी प्रायिकता हमें निकालना है कि यदि इनमें से एक दिन संडे का मिल जाए तो हम कह देंगे कि हाँ इसमें टोटल 53 संडेज होंगे। तो अब 2 का पेयर कैसा हो सकता है कि मान लीजिए आपका पेयर बनाएंगे हम, तो मंडे हो, हम शॉर्ट में लिखेंगे ट्यूसडे हो, या हो सकता है आपका ट्यूसडे क्रम से चलना चाहिए बेटा हम लोग, है ना, कि आप मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो हम वेडनेसडे थर्सडे से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट गणित में हमेशा साइक्लिक में होना चाहिए, तो क्रम से चक्रीय क्रम में लाना चाहिए। तो मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या क्या हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या आपका सैटरडे को ऐसे लिख लेते हैं हम, तो सैटरडे संडे हो सकता है, संडे को ऐसे ही लिखते हैं, और या संडे, और इसके साथ 2 दिन होंगे तो दोनों क्रम से ही होंगे ना, तो संडे या मंडे। तो टोटल इन 7 केसेस हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ केसेस आप देखेंगे कि कितना हो गए 7, और इनमें भी आप देखेंगे कि ये कहना कि 53 संडेज हों, मतलब रविवार कितने हों 53 हों, तो देखिए 52 तो सभी दिन होंगे। अब देखिए संडे यहाँ आ रहा है और संडे यहाँ भी आ रहा है, ठीक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपके इवेंट के लिए हैं, घटना के लिए आपको अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वह हो गई, मान लीजिए घटना आपकी ई है तो ये हो गई आपकी 2, क्योंकि टोटल केसेस 7 हैं, इनमें से कोई भी एक पेयर आएगा लीप ईयर में। तो probability for E is given by NE by N equal 2/7। वास्तविकता ये है कि कोई भी दिन होगा सभी की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी, क्योंकि देखिए आप थर्सडे देखेंगे तो ये भी 2 बार आ रहा है, मंडे भी 2 बार आ रहा है, तो ये लीप ईयर के लिए हो गया। और नॉन लीप ईयर होगा तो नॉन लीप ईयर मतलब 365 दिन होंगे और उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स भी हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास लॉटरी है ना, लॉटरी टिकट्स हैं। अब लॉटरी टिकट्स हैं जिन पर कि नंबर मार्क्स होते हैं, तो मान लीजिए मार्क्ड हैं 1, 2, 3 से लेके 30 तक। 4 टिकट्स आर ड्रॉन, इसमें से मान लीजिए हम 4 टिकट निकालते हैं, ओके। तो 30 टिकट है, एटेंडम हम 4 टिकट कोई भी चुनते हैं। तो अब इस बात की प्रायिकता निकालना है कि फाइंड द चांस, इस बात की प्रायिकता, चांस में प्रायिकता है दैट द टिकट्स आर मार्क्ड 1 and 2 are among them। मान लीजिए देखिए आप कि हमें 4 टिकट निकाल, एक लॉटरी टिकट से आपके पास जिन पर कि नंबर 1 to 30 लिखे हुए हैं, इनमें से 4 टिकट आपको निकालना है। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उन 4 टिकट में से 2 टिकट कौन से होना चाहिए आपके, जिन पर कि नंबर 1 और 2 लिखा हुआ हो। तो वास्तविक तो ये है कि रैंडमली हम यदि सिलेक्ट करेंगे 4 टिकट कोई भी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि जो हम टिकट निकालेंगे उसमें ये 2 टिकट शामिल होंगे ही, ओके। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है कि हमने जो सैम्पल स्पेस लिए, सैम्पल स्पेस में 30 टिकट्स हैं, इनमें से जो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालना होंगे कितने कि 30 में से हमें 4 टिकट्स निकालना है, तो 30C4 तरीके से हम निकालते हैं, ओके, निकल सकते हैं। इसके बाद
जो आपके जो घटना E1 है, ई घटना है, उसके लिए फेवरेबल केसेस। तो भाई मैंने कहा कि 2 टिकट जो है गारंटी नहीं है कि 1 और 2 मार्क उसमें आ ही जाएं। तब क्या करेंगे, हम 2 टिकट पहले से निकाल के रख लें जिस पर मार्क 1 और 2 है। तो बच्चे कितने टिकट्स, 28। तो 28 में से हम 2 और सेलेक्ट कर लें। मतलब हमने क्या किया कि 2 तो सिलेक्ट कर लिए, पहले से निकाल लिए गारंटी लेने के लिए कि 4 टिकट में 2 टिकट होने चाहिए। तो गारंटी तभी हो सकती है जब हम दोनों को निकाल लें, देख के निकाल लें। तो इसमें इस केस में आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आपकी प्रायिकता चाही गई है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई एन ई, सॉरी कैपिटल एन ई, मतलब घटना ई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो एन ई आपका कितना हुआ, 28C2 बाई एन, दैट इज 30C4। और प्रोबेबिलिटी फॉर ई इज, इसको सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा 2/145। तो देखा आपने बेटा, ये एक अलग तरीका हुआ प्रोबेबिलिटी निकालने का कि चूँकि गारंटी नहीं है दोनों टिकट में वो होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार से किया। एक और हम इसमें आज के लेक्चर में लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि थोड़ा एग्जांपल टेक्निकल है ये, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। मान लीजिए एक घटना की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो किसी दूसरी घटना के वर्ग के बराबर है। मतलब दूसरी घटना की प्रायिकता जो है, सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल p है। तो फर्स्ट की कितनी हो जाएगी, p²। फिर से सुन लीजिए, द चांस ऑफ वन इवेंट हैपनिंग इज द स्क्वायर ऑफ द चांस ऑफ ए सेकंड इवेंट हैपनिंग। मतलब द्वितीय घटना के घटने की प्रायिकता का वर्ग प्रथम घटना के घटने की प्रायिकता है। ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट, देखिए अब इसको हम आपको डिफाइन करेंगे, ऑड्स अगेंस्ट द फर्स्ट आर द क्यूब of the odds against the second। मतलब इसके लिए ऑड अगेंस्ट है, ऑड इन फेवर, ये स्कूल लेवल में भी आप पढ़े होंगे, हम इसको आपको फिर से समझा देते हैं। देन फाइंड द चांस ऑफ हैपनिंग, चांस ऑफ, फाइंड द chance of happening of odds in favor and odd against। देखिए हम इसको समझा देते हैं, odds against, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऑड अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मान लीजिए पी है, तो ऑड अगेंस्ट को हम कहेंगे p/q, और ऑड्स इन फेवर, दिस इज गिवन बाय ऑड अगेंस्ट, सॉरी ऑड अगेंस्ट, जो अगेंस्ट है तो घटना के ना घटने की प्रायिकता बटे घटना की घटने की प्रायिकता, एंड ऑड इन फेवर, दिस इज p/q। ओके, तो ये प्रतिकूल संयोगानुपात, सॉरी गलत लिखा थोड़ा, संयोगानुपात, और इसे कहते हैं हम अनुकूल संयोगानुपात। फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है और ना घटने की प्रायिकता
क्यू है, तो अनुकूल संयोग अनुपात होगा P अपॉन Q और प्रतिकूल संयोग अनुपात होगा Q अपॉन P। तो क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं कि मान लीजिए किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता जो है दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता का वर्ग है, और पहली घटना के जो प्रतिकूल संयोग अनुपात हैं वह दूसरी घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात के घन है। तो दिखाइए कि प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता निकालिए। तो जैसे कि आपने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 P स्क्वायर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P है। अब इस पर आते हैं कि ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट। देखिए ऑड्स अगेंस्ट द फर्स्ट, अगेंस्ट मतलब इसकी प्रायिकता क्या है, P स्क्वायर है, और ना घटने की 1 माइनस P1 होगी, है ना। तो हमने इसको सिंबॉलिकली लिखा, तो P स्क्वायर की प्रायिकता है और 1 माइनस P स्क्वायर की ना घटने की प्रायिकता है। चूँकि ऑड अगेंस्ट की बात की मतलब Q अपॉन P होगा। ऑड्स अगेंस्ट द सेकेंड इक्वल 1 माइनस P E2 बाई P E2। सो E2 की प्रायिकता P है तो 1 माइनस P बाई P। अब गिवन कंडीशन क्या है, बाई गिवन कंडीशन पहली घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात 1 माइनस P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर दूसरी घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात का घन है, मतलब क्यूब है। ये इसको आप सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज पी क्यू 1 माइनस P स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर 1 माइनस P क्यू। इसको ट्रांसफर करते हैं और कॉमन लेते हैं, तो P इसका कॉमन मिलेगा, 1 माइनस P कॉमन मिलेगा, तो आपको बचेगा 1 माइनस 1 P इंटू 1 प्लस P माइनस 1 माइनस P स्क्वायर, ओके, इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज, ये इसके फैक्टर्स लेंगे 1 प्लस P इंटू 1 माइनस P मिलेंगे ना, तो हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखा है 1 माइनस P 3P माइनस 1 इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज P इक्वल आइदर 0 और 1 बाई 3। आप देखेंगे 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब सर्टेन इवेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए देयरफॉर P इक्वल 1 बाई 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिस इज P स्क्वायर, सो 1 बाई 9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिस इज P इक्वल 1 बाई 3. So probability of second event is 1 by 3 and first event is 1 by 9. Okay, thank you much.